आज की जो क्लास है वो है गुप्त डायनेस्टी पे, है ना। हमने अब तक कई सारे वंश पढ़ लिए और प्राचीन इतिहास में, उसके बाद मिडिल इतिहास में आपको वंश ही वंश पढ़ने हैं, है ना। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, कौन सा वंश पढ़ा था? कुषाण वंश। कुषाण वंश ये भारत के नहीं है, ये भी कहां से आए? बाहर से आए, मगर भारत की संस्कृति के होके रह गए, है ना। भारत की संस्कृति के होके रह गए। अब ये गुप्त है। गुप्त जो डायनेस्टी है, देखो बेटा, बताने के लिए और चर्चा करने के लिए लंबा सिलेबस है। गुप्त का भी अपना खुद का, गुप्तों का भी अपना खुद का लंबा सिलेबस है और एक दिन में या 2 क्लासों में पूरे होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखो इसमें करना क्या है, हमको अपने काम के क्वेश्चन सटीक तरीके से निकालने हैं कि हमारे काम का कितना सिलेबस है। ठीक है, शुरुआत करते हैं गुप्त डायनेस्टी की। गुप्त डायनेस्टी कहां से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, क्या चीजें हुई, उसके बाद फिर टू द पॉइंट शासक, उसके एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खत्म। ठीक है, 1 बाय 1 चलेंगे। बीच में कई शासक छोड़ने पड़ेंगे, जो पॉपुलर रहे हैं उन शासकों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो गुप्त वंश। गुप्त वंश बताते हैं कि जैसे ही कुषाण वंश, जैसे ही विनाश हुआ, कुषाण वंश के शासक जैसे ही धीरे धीरे शासन करना बंद हुए, तो भारत में काफी असमानता फैल गई चारों तरफ। छोटे छोटे राज्य सब जगह हम अपने आप लगे हो गए। एक तरीके से जो मौर्य साम्राज्य में एक अखंड भारत बना था, है ना, वो आकर के धीरे धीरे फिर खंड खंड हो गया। अखंड क्या हो गया? खंड खंड हो गया। अब खंड खंड होते समय ही क्या हुआ, कुषाणों के साइड में एक भारत में, उत्तर भारत में एक नया वंश अपना। एक बताते हैं कि गुप्त वंश प्रयागराज के समीप, प्रयाग के समीप, राज मत लिखना, प्रयाग के समीप कौशाम्बी में पनपा। सबसे पहली बात बता रहा हूं कि गुप्त वंश कहां पे पनपा? प्रयाग के समीप कौशाम्बी में पनपा या उपज। ये क्वेश्चन वो है कि बताइए गुप्त वंश की उपज कहां से हुई? तो प्रयाग के समीप कौशाम्बी में शुरुआत हुई छोटी सी कि भाई गुप्त डायनेस्टी कोई है। क्वेश्चन बनेगा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? वंश की स्थापना, वेरी गुड बेटा, श्री गुप्त ने। वंश की स्थापना किसने? बहुत बढ़िया, यहां तक मिटा दूं क्योंकि यहां पे अब वो टाइम आने वाला है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की और कब हुई। तो गुप्त वंश की स्थापना हुई बेटा 319 से 20 ईस्वी में। 319 से 20 ईस्वी में कर दोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनता है? मैक्सिमम समय तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र रही। क्या रही? मैक्सिमम समय तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या रही? पाटलिपुत्र। मगर धीरे धीरे जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय का समय आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ेंगे, विक्रमादित्य को पढ़ेंगे, वहां पर गुजरात और मालवा को जीत करके, शकों को पराजित करके वो राजधानी अपनी बदल देगा, उज्जैन बना देगा, है ना। तो वो क्वेश्चन बाद में है, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। फिलहाल तुम क्या लिखना है? मैक्सिमम समय तक राजधानी क्या रही गुप्तों की, गुप्त साम्राज्य की? पाटली। कर पाओगे? अभी बेसिक जानकारी कर रहे हैं इस वंश के बारे में, है ना। अब बात आती है, ये जो धर्म के शासक, सॉरी, जो ये वंश के शासक हैं, ये कौन से धर्म को मानते थे? तो सबसे पहले तो बेटा हिंदू और बौद्ध धर्म इनके समकालीन ज्यादा रहा और शासक इनको ज्यादा तवज्जो देते थे, हैं। धर्म, ये धर्म पॉपुलर थे और इन धर्म के अनुयायी रहे इस वंश के शासक मोस्टली। तो कौन सा? हिंदू धर्म, है ना। यहां तक क्लियर है? सारा कुछ हो गया, है ना। साम्राज्य काफी बड़ा कर लिया था, छोटे छोटे सेनाओं को कलेक्ट करके, छोटे छोटे राज्यों को कलेक्ट करके गुप्त शासकों ने एक बड़ा साम्राज्य बनाने में, इतिहास में नाम दर्ज करने में ये सफल रहे।
तो यहां तक की क्वेश्चन, यहां तक की बात क्लियर है आपके पास। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, यहां तक मिटा रहा हूं भाई मैं। अब यहां पे श्रीगुप्त के बाद एक शासक आया, हालांकि आप उसको लिखना नहीं है। श्रीगुप्त के बाद शासन किया घटोत्कच ने। किसने किया? घटोत्कच ने, थोड़े बहुत दिन, मगर उसको तुम्हें नहीं लिखना है, उसको हमें नहीं लिखना है। थोड़ा शासन किया, अच्छा राजा था, वैसे सीधी बात है, मैं नहीं करना। मैं बता क्यों रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आज इसको पहली बार बता रहा हूं कि इसके बाद शासन किसने किया, घटोत्कच, है ना, एक शासक हुआ, मगर इससे पहले मैंने नहीं बताया। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ाया कि गुप्त, पहले पढ़ लिया कौन सा, श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के बाद सीधा हमने लिखवाया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, हमने घटोत्कच को नहीं बताया, यो भी मैंने लिखवाया नहीं है, केवल तुम्हें बताया। अब अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या बनेगा, लिखो। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त। तो बात आती है कि पूर्ण रूप से फिर ये 320 ईसा पूर्व में ये स्थापित हो गया, ये राजगद्दी पे आके यहां पे बैठ गया घटोत्कच के बाद। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हालांकि अगर ये इतिहास में पूछा नहीं जाता, ये घटोत्कच का बेटा है ना। श्रीगुप्त का बेटा कौन था, घटोत्कच, और उसका बेटा ये। अब ज्यादातर जो लोग पढ़ाते हैं या ज्यादातर लोगों को जो पता है वो ये पता है कि श्रीगुप्त का बेटा ही कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम, मगर नहीं, ये इसका पोता लगेगा। क्या लगेगा? अब हमें इसमें नहीं फंसना है, हमने पता है कि बीच में एक कड़ी थी, उसे हमने नहीं पढ़ा है। संवत किसने चलाया, तो बताओ, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत किसने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला पॉइंट, यहां पे चंद्रगुप्त प्रथम को भी हम छोड़ देंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में एक खास बात यह हुई, इसके समकालीन एक राइटर आ गया, बड़ा अच्छा, हरिसेन, मगर हरिसेन को इसके दरबार में नहीं पूछा जाता, तो मैं हरिसेन का जिक्र यहां नहीं करने वाला हूं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका बेटा राजगद्दी पे राज करने के लिए आएगा, जिसपे कुछ क्वेश्चन बनेंगे अच्छे खासे। बताओ बताओ कौन है नाम, वेरी गुड, नाम है समुद्र गुप्त। इस पे खास क्वेश्चन बनते हैं आपके इतिहास में, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, लिख लो। ये इसका बेटा है ना, अभी तक का क्रम याद है आपको, जबरदस्त तरीके से ऐसे ही याद कर। राजगद्दी पे बैठा लगभग 335 ईस्वी में। अब ईसा पूर्व का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। इसके साम्राज्य के समय भी राजधानी क्या थी बेटा, बता चुका हूं, पाटलिपुत्र। इसके समय में भी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। ये एक असाधारण सिपाही और बहुत जबरदस्त योद्धा था, है ना। बताते हैं अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा, लगभग 21 युद्ध इसने लड़े, ऐसा इतिहास में जिक्र है, और जीवन में कोई युद्ध। तो इसने साम्राज्य को काफी फैलाया, काफी बड़ा साम्राज्य कर दिया इसने। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनने लगे, और इसके बारे में है क्या क्वेश्चन। बताते हैं कि ये योद्धा तो तगड़ा था ही, ये संगीत प्रेमी भी था, है ना, कवि भी था, ठीक है, योद्धा भी था, और इसके दरबार में एक कवि भी है जो कवि के बारे में पूछेगा भी, और फिर इसने उपाधि कौन सी इसको मिल गई, वो क्वेश्चन बनेंगे। लिखो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, यहां पे लिखोगे, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत पड़ेगी, समुद्रगुप्त, है ना, हेडिंग डाल रखा है हमने। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। नंबर 2 क्वेश्चन, किसने कहा, विसेंट स्मिथ, वेरी गुड, विसेंट स्मिथ।
क्वेश्चन बन गए 2 और 2 के हो गए 4। समझते हो ना? बताइए विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसको कहा? बन गया ना तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद बताइए इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? या ये क्वेश्चन को तोड़ना मरोड़ना है बस, है ना? कितने ही प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको तैयार रहोगे इस कंडीशन के लिए? मैंने आपको बताया था ना कि देखो क्वेश्चन तो हमेशा नए बनेंगे ही। हर एक क्रिएटिव बंदा दिन ब दिन एक एक बंदा क्रिएटिव होता जा रहा है, नए बंदे आते जा रहे हैं मार्केट में, तो क्रिएटिव तो होंगे। हर किसी का कुछ ना कुछ नया तरीका होता है, चाहे वो कपड़े पहनने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे रहने का हो, फिर उसी के बाद पढ़ने का भी, पढ़ने के बाद फिर एग्जामिनर का भी। हर व्यक्ति क्वेश्चन को अलग तरीके से देखेगा। कोई मतलब बनता है कि जो क्वेश्चन 10 साल पहले जैसे फॉर्मेट में पूछे जाते थे आज भी ऐसा ही पूछा जाए? नहीं ना। तो इससे हम कैसे लड़ सकते हैं? एग्जामिनर क्रिएटिव है तो हम भी क्रिएटिव हैं, छात्र भी क्रिएटिव है, हमें क्वेश्चन बनाने आते हैं। समझ में आ गई बात? मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए कैसे भी करके, है ना? क्वेश्चन बनाने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। क्वेश्चन बनाने आ गए, याद होने का मुद्दा खत्म, है ना? रटने वाला कॉन्सेप्ट खत्म। और ये कॉन्सेप्ट खत्म कि जी हमारा पढ़ा हुआ नहीं आया, हम कंटेंट से याद कर रहे हैं, हम हर कंडीशन के लिए तैयार हैं। हम वो छात्र नहीं है कि 10 साल पुरानी किताब में कोई क्वेश्चन लिखा था, भाई अब तक कैसे पूछा जाता रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, ये पूछा जाता रहा है। कोई जरूरी है ऐसे पूछे? ये भी तो पूछ सकता है। बताइए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन भारत का किसको कहा? घुमा के बनाएगा, आंसर तो वही है। देखो भारत के नेपोलियन ने या भारत में इसने कुल कितने युद्ध लड़े? लगभग कुल युद्ध भारत के नेपोलियन ने लगभग कितने युद्ध लड़े भाई? 21 युद्ध लड़े हैं ऐसा जिक्र है। और बताते हैं जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा। इसके ट्रैक रिकॉर्ड के देख के ही तो विंसेंट स्मिथ बोला भाई यूं तो नेपोलियन है। नेपोलियन ने भी अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा। समझ में आ गई बात? तभी तो नेपोलियन कहा जा रहा है ना? अरे किसी फौजी को फौजी बोलते हो ना तुम, है? प्रधान अगर बन गया है तो पूरा घर प्रधान बन गया है ना, समझ रहे हो ना? विधायक अगर कोई बन गया है तो उसका भैया भी विधायक बन गया होगा ना, है? तुमने देखा होगा ज्यादातर विधायक जब बन जाते हैं तो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए कभी अपने भाई को भेज दिया, अपने बेटे को भेज दिया। एक विधायक है तो पूरा घर विधायक है। हो सकता है रिश्तेदार भी विधायक बन जाए, चाचा विधायक है, मामा विधायक है, ये कहानी चलती है, छोड़ो। दरबारी कवि, दरबारी कवि को पूछा जाता है। कवि से जैसे जुड़ेगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट और जोड़ दूंगा। दरबारी कौन है? हरिसेन। हरिसेन हरिसेन ने इनके समकालीन काफी कुछ रचनाएं की हैं। प्रयाग प्रशस्ति पूछेगा, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन की। दूसरा पूछेगा बताइए हरिसेन किसके समकालीन था? समुद्रगुप्त, है ना? अगर समुद्रगुप्त का ऑप्शन पहली बात तो 100% मिलेगा, नहीं मिलता है तो क्या लगाओगे आप? वेरी गुड। ये होता है लेवल पढ़ाई का, है ना? था तो तब भी, मगर इसके में भी था, मगर इसने जो महत्वपूर्ण जलवे दिखाए अपने एक तरीके से कि भाई मैं भी हूं कुछ, तो ये सारा चमका कब है? इसके समय पे आकर के। ठीक है, कर पाओगे? किसी तरीके से एक एक लाइन में कई बेटा 5-5 6-6 क्वेश्चन है। पेज नहीं भरने वाला आपका, पेज तो भरेगा ही नहीं, आधे पेज में सब कुछ सिमट जाएगा। मुद्दा है कि क्वेश्चन कैसे याद कर रहे हो। आप ये कला सीखते जा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, एकेडमी के आप वास्तव में ही कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। और आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझ के चल रहे हो कि हमें तो पेज भरना है जैसे सब जगह भरता है, तो वो फिर ना तो ये वीडियो ना ये तुम्हारा एकेडमी तुम्हारे लिए जब ही है। पेज थोड़ा सा भरा है, चित्र ज्यादा बने हुए हैं और मतलब बहुत सारा है ना? जैसे मैंने बताया था ना सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, बताया था ही नहीं? चित्रात्मक। कैसी है? पढ़ी नहीं गई थी ना? चित्रात्मक है, चित्रों से ही लगा लिया अंदाजा क्या हुआ होगा। समझ में आ गई बात? चलो अगला क्वेश्चन बेटा। यहां तक होने के बाद यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं, नीचे लिखने की दिक्कत आएगी।
अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट ये है, समुद्रगुप्त लिखो, समुद्रगुप्त ने लगभग 6 प्रकार के सिक्के चलाए। कितने प्रकार के सिक्के चलाए बच्चों? 6 प्रकार के सिक्के चलाए समुद्रगुप्त ने, है ना। 6 में से आपको मुख्य लिखने हैं, मुख्य 2-3 है। कितने लिखने हैं? 2 से 3। नंबर 1 सिक्का कौन सा है? लिखो, वीणाधारी, वीणाधारी। नंबर 2 गरुण, गरुण छपा हुआ था। नंबर 3 वाह्यरा हंता, वाहिरा हंता। बात समझ में आ गया? तो ये 3 सिक्के खास हैं। सबसे पॉपुलर होने वाला सिक्का कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का कौन सा रहा? गरुण। ठीक है, चित्र छपा हुआ है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनेगा वीणा से। वीणा मतलब सिक्कों पर क्या बनी हुई है? वीणा बनी हुई है, बजा रहा है। तो ये लॉजिक लगाया गया कि ये खुद भी संगीत प्रेमी था, तो इसने अपने आप को संगीत बजाते हुए सिक्कों पे दर्शाया। या फिर हम कह सकते हैं, जब हमें कुछ खुदाई में कुछ अवशेष मिले तो हमने ये अंदाजा लगाया कि भाई ये वीणा बजाता था, संगीत का प्रेमी था। तो लिखो जरा, वीणा बजाते हुए, इससे जोड़ देता हूं यहां पे, वीणा बजाते हुए किस राजा को सिक्कों पे दर्शाया गया, है ना। या वीणा बजाते हुए कौन से राजा के सिक्के चलाए गए? यह बताइए, गुप्त काल में वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया? कितने प्रकार के बन गए? बताइए, किस गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए सिक्कों पे दिखाया गया है? कौन सा है? समुद्रगुप्त। इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चनों की भरमार है, क्वेश्चन तो बनाते चले जाओ। पेज भरना है तो भरो, महंगा ये, रफ को ज्यादा मत भरो, है भरो मगर मैथ पे ज्यादा लगा दो, है। तो बेटा यहां तक समझ। सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ, क्या क्वेश्चन बचा है? सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ समझते हो कौन सा था? बताओ बेटा। अश्वमेध यज्ञ पता है? भगवान राम ने भी किया था। लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया है। बेटा ये जो अश्वमेध यज्ञ थे ना, ये होते थे कैसे? जब किसी को ऐसा लगता था, जैसे तुम्हारे गांव में कोई प्रधान बन जाए, उसे ऐसा लगा मेरी बात ना काटेगा कोई भी, तो वो ऐसा कर सकता है कि एक घोड़े को छोड़े, गांव में जहां भी जाए खाए और आ जाए। तो इसका मतलब जहां जहां वो घोड़ा जाएगा वहां वहां तक उसको कोई भी अपोज करने वाला नहीं है, और वो साम्राज्य, वो क्षेत्र उनके अधीन माना जाएगा, है ना। ये नहीं कि वो शासन कर लेंगे, जहां से भी निकल रहा है निकलता चला जाए, कोई उससे ना बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे राजा अपने वर्चस्व को दर्शाते थे कि हम कहां तक क्या है ना। एक दूसरा तरीका था अपने साम्राज्य को विस्तार करने का, ये चेक करने का कि देखो तो सही हमसे कौन कौन चिढ़ रहे हैं। अगर आज के समय में ऐसा कर लिया जाए तो घोड़े को घर से निकलते ही बांध लेंगे। अच्छा, हम तो ज्यादा ताकतवर बन रहा, लइयो रे, समझ रहे हो ना। आज तो मामला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, मगर चिढ़ने वालों की संख्या पता चल जाएगी। अच्छा, मेरा घोड़ा यहीं तक ना चल पाया। हालांकि समझ रहे हो ना, ये कहानी थी। देखो बहुत इंटरेस्टिंग समाज रहा है ना। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं ना, तो केवल हमें या हमारी यही जिम्मेदारी नहीं है कि हम केवल राजा राजाओं के बारे में पढ़ते चले जाएं और इतिहास पढ़ लिया, है ना। यही थोड़ी ना है इतिहास। अगर तुम ये समझते हो कि केवल राजाओं के बारे में, महाराजाओं के बारे में पढ़ना है, यही इतिहास है, तो हम गलत हैं। इतिहास जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें उनके साथ साथ क्या देखना है? समाज की स्थिति क्या थी, लोग करते क्या थे, सुखी थे दुखी थे, मोटरसाइकिल थी गाड़ी थी, घोड़ा थे या पैदल ही चल रहे थे। मतलब बहुत सारी चीजों को कवर करना है, जब भी तो हम इतिहास पढ़ेंगे। अब ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, इतिहास कंपटीशन के बच्चे को बता रहा हूं, जो उन्हें एकेडमी बताती है, डायनेस्टी पढ़ते चले गए, यही इतिहास है। तो अब हमारे तुम्हारे माइंड में क्या गया है? केवल इतिहास क्या है? राजाओं को पढ़ना।
क्या नहीं है ये बात? अब तक तुमने यही तो पढ़ा था, या अब से पहले कोई कहीं पढ़ रहा है, या जो भी व्यक्ति इसको देखेगा उसको यही लगेगा वीडियो को कि भाई अब से पहले हमारी नजर में यही था, इतिहास वही है, राजाओं को पढ़ना। मगर राजाओं को पढ़ना ही इतिहास नहीं है। इतिहास में तो भैया बहुत कुछ है। बहुत लोग इसे बोरिंग मानते हैं, मगर बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अपने अतीत को जानना, अपने पूर्वजों को जानना, सभ्यताओं को जानना कैसे बोरिंग हो सकता है? मगर कुछ लोगों ने इसे बना दिया कि ये इतिहास याद नहीं होता। हमें क्यों नहीं होता भाई? इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है और हर सब्जेक्ट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आने वाले जीवन में फिर तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती है। तो करें, आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अभी हमने देखो, फिर मैं बता रहा हूं, हमने गुप्त वंश को प्रारंभ किया। गुप्त वंश की उपज कहां से हुई? प्रयाग के समीप कौशाम्बी से। किसने की? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त के बाद कौन आया? घटोत्कच। उसके बाद उसका बेटा कौन बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद कौन बैठा? समुद्रगुप्त। समझ में आ गई बात? समुद्रगुप्त पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। भारत का नेपोलियन। 6 प्रकार के सिक्के। क्वेश्चन ये बनता है, ये नहीं कि कितने कौन कौन से सिक्के हैं। समुद्रगुप्त के समय में या समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के चलाए। अब मैंने जाने अनजाने में तुम्हें लिखवा दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं हमारे आप पे, है ना, क्योंकि कंटेंट यहां आ जाएगा। मेरे छात्र को बस क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। अभी मैं एक क्विज स्टार्ट कराऊंगा कि कुछ ग्रुप बांट के पूछ क्वेश्चन बना के क्या पूछ सकता है, तो देखें कि कौन बना पाएगा, है ना। करेंगे, प्रयास करेंगे किसी ने। नेक्स्ट राजा है अगला, चंद्रगुप्त पढ़ा था ना। अब डालोगे चंद्रगुप्त सेकंड। मगर समुद्रगुप्त का तुम्हें इससे बेटा कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? बेटा नहीं है। बीच में भी एक राजा रहा है, रामगुप्त। कौन रहा है? मगर आपको नहीं लिखना है। बात समझ में आ गई? आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड ये राजगद्दी पे लगभग 380 ईस्वी में आकर के बैठा। राजगद्दी पे बैठने का समय इसका यही है, ये आकर के शासन स्टार्ट किया। वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं, इनका समय नहीं आता है ना। ऐसे ही आगे बढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने देखो क्या किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर कौन से युद्ध में शकों को हराया और 2 इलाके जीते? कौन कौन से? गुजरात और मालवा। ये 2 क्षेत्र जीत लिए और राजधानी को क्या बना दिया? उज्जैन। राजधानी क्या बना दी? उज्जैन। हाँ, और क्या पता ही आपको, है ना, एमपी। तो बात समझ में आ गई। तो अब यहां से आगे पढ़ेंगे बेटा। जैसे ही क्वेश्चन, गुजरात और मालवा, है ना। अब समझो आगे क्या करना है। अगला क्वेश्चन ये है कि यहां से आगे जिस प्रकार क्वेश्चन समुद्रगुप्त पे ज्यादा थे, उसी प्रकार क्वेश्चन चंद्रगुप्त द्वितीय पे ज्यादा है। बताते हैं कि यह बहुत जबरदस्त राजा रहा। इसने युद्ध से और अपने बढ़िया कौशल के द्वारा, अच्छी युद्ध नीति, अच्छे लड़ाके तरीके से इसने बहुत ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत इलाके जीते। जीतने के बाद इसके समय में जनता सुखी भी रही। इतिहास अगर ऐसे खंगाले कि जनता का क्या हाल था, जनता सुखी थी, ठीक है। साम्राज्य जबरदस्त था। साम्राज्य में एक एक व्यक्ति अपना काम बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा था, है ना। और यही प्रमाण मिलता है कि इसके दरबार में पहली बार वो कॉन्सेप्ट निकल के आया जो आगे तुम्हें कई बार मिलेगा, नवरत्न, है ना। किसके दरबार में नवरत्न मौजूद थे, हैं? तो वो मौजूद करने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सबसे पहले चीनी यात्री फाहियान। चीनी यात्री फाहियान
किसके समय में भारत आया? चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत, ये क्वेश्चन बनेगा। तो किसके समय में आया बच्चों? चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया? इसने ही, चंद्रगुप्त सेकंड ने ही बनवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, बोर्ड जल्दी भर जाता है। ठीक है, मेहरौली का लौह स्तंभ लिख लिया आपने। उसके बाद अगला पॉइंट, एक काम और, चीनी यात्री हो गया, मेहरौली का लौह स्तंभ हो गया। जब इतने सारे काम हुए, एक क्वेश्चन और, गुप्त वंश के राजा या खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, किस भगवान के उपासक थे? किसकी पूजा ज्यादा करते थे? भगवान विष्णु। किसके उपासक थे? विष्णु। तो आप लिख सकते हो अगला क्वेश्चन, गुप्त काल या गुप्त शासक किसके उपासक थे? विष्णु। जब इतना सारा काम बढ़िया तरीके से हुआ तो एक क्वेश्चन बना, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग है, स्वर्ण युग या स्वर्ण काल या फिर गोल्डन एज, बात समझ में आ गई? या फिर गोल्डन एज कर दोगे तो क्वेश्चन समझ में आ गया। गोल्डन एज या स्वर्ण युग पे दो क्वेश्चन बन गए। अब कैसे? एक तो ये बनेगा, किस शासकों के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल के शासकों को क्या कहा जाता है, या गुप्त के शासकों को क्या कहा जाता है, या शासन को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले लिखवाया था वैदिक में, है ना, आर्य के युग को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग, है ना, या आर्यों का काल जो था वो क्या था? स्वर्ण काल। एक क्वेश्चन वहां पे भी जुड़ा हुआ है। तो बेटा समझ में आ गई, गोल्डन तो लगाओगे, जो स्वर्ण लिख रहा है स्वर्ण का मतलब गोल्ड ही तो है। जिसको इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश गोल्ड ही गोल्ड बोलो, गोल्ड गोल्ड चल रहा हो। और जिसको हिंदी भी आती है वो स्वर्ण भी बोल दो बीच बीच में, दिक्कत है क्या है? अच्छा लगेगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, हालांकि स्वर्ण संस्कृत में है मामला, है ना। संस्कृत के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और इंग्लिश के भी बहुत सारे अच्छे हैं, मगर मैक्सिमम बुरे हैं। आप स्पेलिंग का अंदाजा लगाते भूल जाओगे कहां से स्टार्ट करूं, है, क्योंकि जैसे ही तुम अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करोगे ऐसे बना दूंगा स्पेलिंग, इतने में ही कोई आ जाएगा पागल हो रहा है इसमें ये यू साइलेंट है, पागल हो रहा है इसमें के साइलेंट है, तो आगे कोई ना कोई तुम्हें टोक देगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट लिखो, नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न, ये पहली बार कॉन्सेप्ट आया कि नवरत्न किसके दरबार में। नवरत्न का मतलब होता है बेटा नौ रत्न। अब रत्न तुम्हें क्या लगता है कि ये नौ रत्न बहुत कॉस्टली चीजें हैं? नहीं, ये कौन है नवरत्न? ये अपने, ये 9 व्यक्ति ऐसे हैं, 9 ऐसे व्यक्ति जो अपने अपने फील्ड में महान हैं, एक्सपर्ट हैं, है ना, अपने अपने फील्ड में। जैसे मैं आपको केवल क्या पढ़ा रहा हूं, जीएस, ये मेरा अपना डिपार्टमेंट हो गया है। सर क्या पढ़ाएंगे, करण सर आएंगे वो पढ़ाएंगे मैथ रीजनिंग, वो उनका डिपार्टमेंट हो गया है। ऐसे ही वैसे तुम्हें हुआ, तुम्हें दिक्कत आई कि तुम्हारी नसें ब्लॉकेज चल रही हैं, न्यूरो सर्जन पे चले गए, है ना, तुम्हें लग रहा है कि हड्डी में कोई हो तो ऑर्थो पे चले गए, हैं, तुम्हें लग रहा है पेट में कोई समस्या है तो गैस्ट्रोलॉजी पे चले गए, है ना, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर में छोटा बच्चा है तो तुम मुझे बच्चे के डॉक्टर पे ले चलो, तो कहां जाओगे? पीडिया पे जाओगे, हैं, उसे पीडिया बोलते हैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। समझ में आ गई? हर डॉक्टर अपना अपना अलग बैठा है लेकर के, ये तो डॉक्टर की बात हो गई।
जिसने एक परफेक्ट फील्ड पकड़ रखा है। जैसे अब तुम्हारे पापा किसान है, तो वो उनका एक्सपर्ट इलाका है, उन्हें पता है कब कौन सी फसल बोनी है, क्या करना है। माता को पता है मैं कैसे खाना बनाना है, तुम थोड़ी ना बना दोगे। तो हर बंदा अपने फील्ड में महारत हासिल है, और जब ऐसे 9 बंदे इसने नियुक्त कर रखे हैं, तो भाई इसका मतलब साम्राज्य अपनी चरम सीमा पे है और बड़े अच्छे तरीके से चीजें चल रही है ना। भाई सबको कुछ ना कुछ तो धन देना ही है जीवन जीने के लिए। तो लिखो नवरत्न में, लिखो किसके दरबार में, नाम बता दिया था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो हमें अब वो नवरत्नों के नाम लिखने हैं बेटा, उसके बाद उनकी रचना लिखनी है। इसी के साथ इसको खत्म कर देंगे, कुछ बचेगा तो फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो लिखो चंद्रगुप्त दरबार के, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न, हेडिंग डाल दो, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न। नंबर 1, सबसे पहले आपको लिखना है, बोलू, हां, सबसे पहले कालिदास, कालिदास बेटा लिखते चले जाओ। धनवंतरी, धनवंतरी, ठीक है, कालिदास, धनवंतरी। नंबर 2 आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। नंबर 4 शर्मा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया ना। नंबर 6 धनवंतरी हो गया, इसमें थोड़ा शूद्रक, शूद्रक, हाँ। नंबर 7 वारम हीर। नंबर 8 शूद्रक है वारम हीर। नंबर 9 महा ऋषि भास। कुछ किताबें तुम्हें अलग अलग 1 2 नाम दिखा सकती हैं, है ना, जैसे विशक दत्त, कई सारे और भी नाम आ जाते हैं। तो लोगों के अलग अलग मानने हैं कि जो ना यू ना था, यूं था, यू ना था, यू था, मगर हमने ये 9 पढ़ने हैं, ठीक। इन 9 में से कुछ खास की पुस्तकों को पढ़ना है। तो सबसे पहले एक बार फिर रिपीट कर लो, कालिदास, धनवंतरी, आर्यभट्ट, अमर सिंह, विष्णु शर्मा, शूद्रक, वारमीर, और ये कौन है, ब्रह्मगुप्त, और ये है महर्षि भास। महर्षि भास को ना लिखो तो चाहे विशक दत्त को लिख लो, एक और लिख, कैसे कर लो, विशक दत्त। वैसे 10 हो जाएंगे फिर, मगर तुम 9 ही रहने दो, कर लोगे। अब मैं इसको मिटाता हूं, खास खास पुस्तक लिखनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं इधर से ऐसे मिटा देता हूं। सबसे ज्यादा जो पुस्तक पूछी जाती है उनके नाम हमें करने हैं। सबसे पहले कालिदास की जो पुस्तक है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद एक और है मेघदूत, मेघदूत, कुछ लोग इसे मेघदूतम भी लिख देते हैं, मेघदूतम भी कर देते हैं, ठीक है। और एक और बुक हो जाती है रघुवंशम, रघुवंशम, रघुवंशम। इतनी सारी पुस्तकों का नाम पूछा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट धनवंतरी, धनवंतरी की पुस्तक है शल्य शास्त्र, शल्य, धनवंतरी की कौन सी पुस्तक है, शल्य शास्त्र, ठीक है। उसके बाद आर्यभट्ट की पुस्तक, आर्यभट्ट को तो समझते हो, मैथमेटिशियन है ना, जीरो, है ना, जीरो के बारे में किसने बताया था, हाँ, क्वेश्चन ही बना था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, है ना, मनोज कुमार का। तो देखना अगला, आर्यभट्ट किया, आर्यभट्टम, आर्यभट्ट की क्या है, आर्यभट्टम,
आर्यभट्ट की कौन सी है? आर्यभट्टम। अमर घोष की, अमन की लिखनी नहीं है। विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। पंचतंत्र, 5 तंत्र लिखे हुए हैं, पंचतंत्र। लिख लिया? यहां तक मिटा दो बच्चों। अब यहां से आगे आ जाओ। देखो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाली जो बुक्स है, सबसे पहले कालिदास, है ना। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, है ना। अब एक दो बुक और लिखनी है, जैसे कि अभी आपको लिखनी है वारमहीर। इनकी है ब्रह्म सिद्धांत। वारमहीर की कौन सी है बेटा? ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत। इनकी एक ये पुस्तक है, शूद्रक की लिखवा दी, शूद्रक वाली। शूद्रक, मृच, की सबको छोड़ देते हैं। महर्षि भास की कभी आ जाए तो, महर्षि भास की है स्वप्न वासु, स्वप्नवास देवता, स्वप्न वासुदेवता, स्वप्न वासुदेवता, लंबा नाम है स्वप्न वास। हाँ, तो हमें इतनी सारी बुक लिखनी है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि आपने जो बुक लिखनी थी कौन कौन सी थी? ये वाली थी, कालिदास की याद करनी है, विष्णु शर्मा की याद करनी है, शूद्रक की याद करनी है, आर्यभट्ट की याद करनी है। ये सारी की सारी तुम्हें बुक्स याद, बाकी जो भी चीजें हैं वो होंगी अगली क्लास में, ठीक है। तो ये वाली क्लास को एंड कर देते हैं, ठीक है, बंद कर।